पे पहली न्यूज है नए पार्लियामेंट हाउस के बारे में, जिसे आपको पता होगा हाल ही में 28 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका शेप कैसा था? तो इसका शेप था ट्रायंगुलर, ध्यान रखिएगा ये ट्रायंगल की शेप का था या ट्रायंगल की शेप का है। अगर साइज की बात करें फ्रेंड्स तो ये 10% छोटा है पुरानी बिल्डिंग से। जो पुराना हमारा पार्लियामेंट हाउस था या संसद भवन था उससे ये 10% छोटा है। साइज में छोटा है पर ध्यान रखिएगा कैपेसिटी और स्ट्रेंथ में ये उससे बड़ा है। कैसे? अगर लोकसभा की बात करें फ्रेंड्स तो पुरानी वाली बिल्डिंग में लोकसभा की जो सीट थी वो थी आपकी 543। वहीं पर अगर न्यू पार्लियामेंट हाउस की बात करें तो वहां पे लोकसभा की स्ट्रेंथ है 888। इसी तरह अगर राज्यसभा की हम लोग बात करें तो पुरानी वाली बिल्डिंग में राज्यसभा की स्ट्रेंथ थी 250 और न्यू पार्लियामेंट हाउस में राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 300। तो जगह का उपयोग बहुत ही समझदारी के साथ किया गया है कि छोटे में हम लोगों ने स्ट्रेंथ बढ़ा दी और कैपेसिटी बढ़ा दी है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर लोकेशन की बात करें तो ये आपका रायसीना हिल्स न्यू दिल्ली। अगर डिजाइन देखें तो डिजाइन तैयार किया है अहमदाबाद बेस्ड HCP डिजाइन्स ने नए वाली बिल्डिंग का। फाउंडेशन स्टोन इसकी 2020 में रखी जा चुकी थी, अब जाकर के बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके गेट्स पर कुछ स्टैच्यूज भी स्टैब्लिश किए गए हैं, जैसे गार्जियन स्टैचू हो गया, गज का स्टैचू हो गया नॉर्थ गेट पे, अश्व स्टैचू स्टैब्लिश किया गया है साउथ गेट पे, गरुड़ का स्टैचू लगाया गया है ईस्ट गेट पे। इसके अलावा राइजिंग सन्स, मकारा और शार्दुला स्टैचू ये यहाँ पर स्टैब्लिश किए गए हैं न्यू पार्लियामेंट हाउस में। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पुराने वाला जो पार्लियामेंट था हमारा उसका इनॉग्रेशन 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था और नए वाले का इनॉग्रेशन आपको पता है। इसके बाद एक मूलभूत अंतर यह भी है फ्रेंड्स कि जो पुराना वाला हमारा पार्लियामेंट हाउस था उसमें सेंट्रल हॉल मौजूद था क्योंकि वो सर्कुलर शेप का था, लेकिन जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें कोई सेंट्रल हॉल नहीं है। सेंट्रल हॉल का काम क्या होता था कि अगर कभी ज्वाइंट सिटिंग हमें लगानी होती थी लोकसभा और राज्यसभा की तो सेंट्रल हॉल में ही लगाई जाती थी पुराने वाले में। तो अब नए वाले में अगर सेंट्रल हॉल नहीं है तो जो ज्वाइंट सिटिंग होगी उसे कहां पर लगाया जाएगा? तो आप कह सकते हैं लोकसभा में लगाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला न्यूज है हमारा फर्स्ट एयरबस C295 फॉर इंडिया। इंडिया के लिए पहला एयरबस लॉन्च कर दिया गया है C295। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स ये मीडियम टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मीडियम टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो एक स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी है कासा के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। फ्रेंड्स इसके भारत में आते ही इंडियन एयरफोर्स दुनिया में C295 का लार्जेस्ट ऑपरेटर बन गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद फ्रेंड्स टाटा इसके लिए दो इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है। तो टाटा के द्वारा जो मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है C295 के लिए वो वडोदरा में डेवलप की जा रही है। वहीं पर अगर एरोस्पेस एंड डिफेंस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये भी टाटा ही बना रहा है, ध्यान रखिएगा। एरोस्पेस एंड डिफेंस कॉम्प्लेक्स कहां पर बना रहा है? तो ये ढोलेरा में बनाया जा रहा है टाटा के द्वारा एंड इट विल बी द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज है हमारे पास इंडिया का पहला कार्गो शिप सितवे पोर्ट में भेजा गया। अब सितवे पोर्ट कहां पर मौजूद है? तो ध्यान रखिएगा म्यांमार के रखाइन स्टेट में मौजूद है। रखाइन स्टेट और किससे रिलेटेड है? तो आपने पहले पढ़ा होगा कि जो रोहिंग्याज रिफ्यूजी हैं वो आपके म्यांमार के रखाइन स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स म्यांमार की कैपिटल भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? नाइपिदो म्यांमार की कैपिटल है, राजधानी है। रंगून जो है वो म्यांमार की कैपिटल नहीं है, इवन वो म्यांमार की लार्जेस्ट सिटी है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स जो सितवे पोर्ट डेवलप किया जा रहा है वो कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है। तो कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ये इंडिया के द्वारा फंडेड है, ध्यान रखिएगा। कलादन रिवर आपकी म्यांमार में बहती है, उसी के ऊपर ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है और सितवे पोर्ट इसी का एक पार्ट है। भारत क्यों इसमें पैसा लगा रहा है अपना कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में? तो हम कह सकते हैं कि इसके फुल्ली ऑपरेशनल होने के बाद हम इंडिया के ईस्ट कोस्ट को या फिर ईस्ट कोस्ट में जो हमारे स्टेट्स हैं उनको हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। किसके द्वारा? सितवे पोर्ट के द्वारा। तो सितवे पोर्ट का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है इंडिया के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला न्यूज है हमारे पास सक्षम। अब सक्षम क्या है? तो इट इज अ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। तो हेल्थ मिनिस्ट्री का ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सक्षम, ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स ये सक्षम एक लर्निंग मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसीलिए इसे LMIS भी कहा जाता है। तो सक्षम LMIS लिखा रहता है पूरा नाम, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट व्हिच इज नथिंग बट अ लर्निंग मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम कह सकते हैं ये एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है which works under the aegis of यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। और फ्रेंड्स इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, जो कि कहां पर मौजूद है? तो न्यू दिल्ली, आप कह सकते हैं न्यू दिल्ली में ये मौजूद है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला न्यूज है हमारे पास द्वारिका एक्सप्रेसवे। तो द्वारिका एक्सप्रेसवे जो है ये भारत का पहला हम कह सकते हैं एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो कि 29.6 किलोमीटर लंबा है। तो इट इज इंडिया फर्स्ट एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे जो कि 29.6 किलोमीटर लंबा है। इसको बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी आई है? तो हम कह सकते हैं 9,000 करोड़ रुपए की टोटल कॉस्ट आई है इस पूरे एक्सप्रेसवे को डेवलप करने में। फ्रेंड्स ये 34 मीटर चौड़ा है और इसका स्ट्रेच दिल्ली और हरियाणा तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके बारे में कुछ फन फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे द्वारिका एक्सप्रेसवे को बनाने में जितना स्टील यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा, आईफिल टावर में यूज्ड स्टील का वो 30 गुना है। मतलब आईफिल टावर से ज्यादा स्टील, इवन 30 गुना ज्यादा स्टील हमने इस एक्सप्रेसवे में ही यूज कर लिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर कंक्रीट की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जितना कंक्रीट लगा है वो बुर्ज खलीफा में जितना कंक्रीट लगा है उसका 6 गुना है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इस एक्सप्रेसवे में एक प्रावधान ये भी किया गया है कि इसमें 12,000 पेड़ लगाए जाएंगे, ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
अगला जो न्यूज है वो है वाकशीर के बारे में। वाकशीर क्या है, ये आप कह सकते हैं एक कैलवरी क्लास सबमरीन है, जो कि प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी का जो एक ऑस्पिशियस प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75, जिसमें हमने 6 टोटल स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन बनाने की बात की थी, उसका ये छठा और फाइनल प्रोजेक्ट है वाकशीर, आईएनएस वाकशीर। तो फ्रेंड्स ये कैलवरी क्लास सबमरीन है, ध्यान रखिएगा। इसके सी ट्रायल्स स्टार्ट हो गए हैं और इसको किसके असिस्टेंट के द्वारा बनाया गया है, तो हम कह सकते हैं फ्रांस के असिस्टेंट से इसे डेवलप किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें हम लोगों ने ये संकल्पना ली थी कि हमें 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन डेवलप करने हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में, मुंबई में। तो ये छठा और फाइनल है, सी ट्रायल्स स्टार्ट है, इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आईएनएस वाकशीर जो कि एक सबमरीन है। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 सबमरीन डेवलप किए गए हैं उनके नाम क्या है, तो हम कह सकते हैं आईएनएस कलवरी, खांडेरी, खरंज, वेला, वागीर और फाइनल अब डेवलप हो गया है आपका वाकशीर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला न्यूज है हमारे पास मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन। तो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन, ये कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया है, तो इट इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अभी आपने हाल ही में ट्विटर पे देखा होगा कि एक हैशटैग बहुत वायरल हुआ था, हैशटैग RRR। तो यहाँ पर रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल का ये कैंपेन था। पूरे इंडिया में बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि अर्बन इंडिया में जो भी अर्बन बॉडीज हैं वहां पर हम 3R सेंटर डेवलप करेंगे, जिनका काम क्या होगा, वेस्ट को वेल्थ में बदलना। अब ये किस वेस्ट को वेल्थ में बदलने की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा। हमारे पास अगर कोई भी कचरा या कूड़ा पड़ा हुआ है, सपोज कि हमारे पास प्लास्टिक का कोई कचरा पड़ा हुआ है, तो हम अपने नियर बाय RRR सेंटर में जाकर के सबमिट कर देंगे, वो इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रिसाइकिल करेंगे और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट किसी नीडी पर्सन को दे दिया जाएगा, तो हमारे लिए जो वेस्ट था वो इस नीडी पर्सन के लिए वेल्थ बन जाएगा। तो यही इसकी संकल्पना है वेस्ट टू वेल्थ की। फ्रेंड्स RRR स्टैंड्स फॉर रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। तो मिनिस्ट्री आपको ध्यान रखना है, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन, इट इज एसोसिएटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला न्यूज है हमारे पास G20 के लिए, G20 को लेकर के वर्किंग ग्रुप मीटिंग अरेंज की गई है G20 की। तो सबसे पहले G20 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता दूं, रिवाइज करा दूं। फ्रेंड्स 17th जो G20 समिट हुई थी 2022 की, तो वो कहां पर हुई थी, वो आपकी बाली इंडोनेशिया में हुई थी। बाली इंडोनेशिया में जो समिट हुई थी 17th वाली, उसकी थीम क्या थी, तो हम कह सकते हैं रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये इसकी थीम थी। और इसी समिट में ये बात की गई थी कि अब 18th G20 समिट जो कि 2023 में होनी है, उसमें प्रेसिडेंसी कौन करेगा, तो उसकी प्रेसिडेंसी हस्तांतरित की गई थी भारत को, इंडिया को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 18th G20 समिट हुआ है वो इंडिया में हुआ है। उसकी भी थीम देख लेते हैं क्या है 18th G20 समिट की। तो जो 18th G20 समिट थी हमारी, जो कि भारत में हुई है, तो इसकी थीम थी वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 18th G20 समिट की थीम थी। इसके अलावा फ्रेंड्स अब देख लेते हैं, तो इसी के अनुसार जो दूसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है G20 की, वो कहां पर हुई है, भारत की अध्यक्षता में बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग बेंगलुरु में हुई है। अगर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो यहां पर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग मुंबई में हुई है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर अगला पॉइंट है हमारा मेगा बीच क्लीनअप कैंपेन। मेगा बीच क्लीनअप कैंपेन ये आपका जुहू बीच पे चलाया गया है, ध्यान रखिएगा, मुंबई जुहू बीच पे। और यही जो आपका 3rd इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी, उसी के आप कह सकते हैं उसी का एक पार्ट है मेगा बीच क्लीनअप कैंपेन। उसके बाद फ्रेंड्स आप कह सकते हैं जो मेगा बीच क्लीनअप कैंपेन था, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट जन भागीदारी कैंपेन अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है हमारे पास इंडिया कार्बन मार्केट, ICM। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है अपना खुद का कार्बन मार्केट डेवलप करने का। अब ये कार्बन मार्केट काम क्या करेगा, तो हम कह सकते हैं कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स के थ्रू जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा उसको हम प्राइस कर देंगे और अपनी इकोनॉमी को डिकार्बनाइज करने का प्रयास करेंगे। आपको पता होगा कि जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी उसमें एक प्रावधान बनाया गया था कि अब जितने भी कंट्रीज हैं वो अपना INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सबमिट करेंगे UNFCCC में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो बात हुई थी, इसी के आधार पर अब जो इंडिया ने अपना INDC दिया है, नेशनल डिटरमाइंड गोल, वो बताया है कि हम जो अपना कार्बन ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको रिड्यूस करेंगे GDP के 45% तक। कब तक, तो 2030 तक, और बेस लेवल हमने लिया है 2005 का। तो ये हमारा INDC है। उसी तरह हर कंट्री ने अपना INDC इसी आधार पर सबमिट किया है। तो अब ये इंडिया कार्बन मार्केट क्या है, तो हम कह सकते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि फ्रेंड्स सपोज कीजिए ये एक कंपनी है A जो कि अमेरिका में है, एक डेवलप्ड कंट्री है, और एक कंपनी है B जो कि इंडिया में है, और ये एक डेवलपिंग कंट्री है, हम सभी को पता है। अब UNFCCC के द्वारा ये जो INDC सबमिट करने के बाद एक लिमिट जारी कर दी गई कि इस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा एमिशन अब कोई भी कंट्री नहीं करेगी। ये UNFCCC ने सपोज कीजिए एक टारगेट या एक बाउंडिंग मैकेनिज्म डेवलप कर दिया। तो अब ये जो अमेरिकन कंपनी सपोज कीजिए इसने इतना एमिशन किया, इस लिमिट से कम, आप कह सकते हैं ये जो पार्ट है ये इसका अभी बचा हुआ है, और इसने अपना जो एमिशन टारगेट है वो कम कर दिया इस लिमिट के कंपैरिजन में। और वहीं पर अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो आपको पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलपमेंट के लिए जो एक्टिविटीज की जाती है उससे कार्बन ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज्यादा होता है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर इतना ज्यादा एमिशन हो गया लिमिट से, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री के द्वारा। तो अब यहाँ पर ये जो इंडिया कार्बन मार्केट है या जितने भी इस तरह से कार्बन मार्केट बनाया गया वर्ल्ड में, वो इसी को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है इनमें जितना ज्यादा एमिशन हुआ है और डेवलप्ड कंट्रीज में जितना कम एमिशन हुआ है उसको आपस में बैलेंस करके हम इस लेवल को इसी पर कांस्टेंट रखें जितना UNFCCC के द्वारा डिटरमाइन किया गया है। ठीक है, तो अब ये करेगी क्या कंपनी, इंडियन कंपनी जो कि एक डेवलपिंग कंट्री की कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी के पास जाएगी और इससे इसका ये जो बचा हुआ पार्ट है ये परचेज कर लेगी। ये बचा हुआ पार्ट क्रेडिट के फॉर्म में डेवलप कर दिया जाएगा और इंडियन कंपनी से परचेज कर देगी। या हम कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो अपना क्रेडिट इंडियन कंपनी को सेल कर देगी ताकि इसके पास इतना ज्यादा एक्सेस एमिशन करने का परमिट आ जाए, ठीक है, लिमिट से।
तो यही आप कह सकते हैं इंडिया कार्बन मार्केट बाय एंड सेल का मैकेनिज्म है टू डिकार्बनाइज इंडियन इकोनॉमी बाय प्राइसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला न्यूज देख लेते हैं। अगला न्यूज है हमारे पास एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया है इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और ये बात कही गई है कि 250 मेगावाट राउंड द क्लॉक पावर हम जनरेट करेंगे थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, तो ये एक एमओयू साइन हुआ है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। अब एनटीपीसी के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए कि ये एक सेंट्रल पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। एनटीपीसी हम कह सकते हैं इंडिया का लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट है जिसको 1975 में डेवलप किया गया था। फ्रेंड्स ये एक महारत्ना कंपनी भी है, जो भारत की 10 महारत्ना कंपनीज है उनमें से एनटीपीसी एक है। तो 10 महारत्ना कंपनीज कौन सी हैं? तो आप कह सकते हैं एनटीपीसी, इसके बाद ओएनजीसी, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, इसके बाद गेल, बीपीसीएल, सीआईएल और पावर ग्रिड। तो ये इंडिया की 10 महारत्ना कंपनीज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगली न्यूज है हमारे पास। इसरो ने हाल ही में जीएसएलवी NES-1 लॉन्च किया है और ये इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान रखिएगा, ये एक नाविक सीरीज का सैटेलाइट है। नाविक का क्या मतलब होता है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन के जो सैटेलाइट्स हैं, टोटल 7 सैटेलाइट थे, ध्यान रखिएगा, जिसमें 3 सैटेलाइट थे वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के थे और 4 सैटेलाइट आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के थे। तो ये जीएसएलवी NVS-1 ये भी नाविक सीरीज का ही एक सैटेलाइट है। इसमें एक चीज ये आपको ध्यान रखनी होगी कि इस आप कह सकते हैं सैटेलाइट के साथ एक एटॉमिक क्लॉक स्पेस में भेजा गया है भारत के द्वारा, जो कि इंडिजिनसली बिल्ट है, मतलब भारत में ही बना है ये एटॉमिक क्लॉक और ये स्पेस में भेजा गया है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स नाविक सीरीज की जो सैटेलाइट्स हैं इनका पुराना नाम क्या था? तो हम कह सकते हैं IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम को बाद में हम लोगों ने नाविक बोला, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। और ये बिल्कुल ठीक उसी तरह एक रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है जैसे कि आपका जीपीएस है अमेरिका के लिए, ग्लोनस है रशिया के लिए, बैदू है चाइना के लिए और गैलीलियो है यूरोप के लिए। तो उसी तरह इंडिया भी अपना एक कह सकते हैं सेल्फ नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम डेवलप कर रहा है IRNSS या नाविक सीरीज के सैटेलाइट्स के तहत। और नाविक सीरीज के जो सैटेलाइट्स हैं वो टोटल कितना एरिया कवर करेंगे? तो हम कह सकते हैं इंडियन टेरिटरी के बॉर्डर के बियॉन्ड 1500 किलोमीटर का एरिया ये टोटल कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला न्यूज है हमारे पास, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया में एक विजिट हुआ है। वहां पर ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? तो हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रोवाइड किया गया है, ध्यान रखिएगा, गार्ड ऑफ ऑनर। ये कहां पर मिला है? ऑस्ट्रेलिया में मिला है। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए इन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील साइन हुई है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट भी साइन किया गया है इसी विजिट के दौरान। और मेट्स ऑस्ट्रेलिया का एक इनिशिएटिव है, ध्यान रखिएगा, जिसको मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम कहा जाता है। और इसका इंडिया के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है मेट्स का। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो मेट्स है, मेट्स स्कीम या मोबिलिटी अरेंजमेंट स्कीम, ये किस देश में बनाई गई है? तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको डेवलप किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला जो हमारे पास न्यूज है वो है G7 समिट 2023 का। तो इसको होस्ट किसने किया है G7 समिट को? तो ये जापान हिरोशिमा में होस्ट किया गया है, जापान के द्वारा, और आयोजित हुआ है हिरोशिमा में। इसमें पार्टिसिपेंट्स के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर G7 समिट 2024 की बात करें तो ये इटली होस्ट करेगा। तो G7 समिट 2023 जापान ने होस्ट किया है और G7 समिट अगले साल का 2024 का इटली होस्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा क्वाड समिट 2023 के बारे में। तो क्वाड समिट 2023 कहां पर हुआ है? तो यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि क्वाड समिट 2023 ये आपका जापान में हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब क्वाड में कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं? तो क्वाड टोटल 4 कंट्रीज से मिलकर के बना हुआ है। ये एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ध्यान रखिएगा, इन बिटवीन 4 नेशंस। 4 नेशंस कौन से हैं? तो हम कह सकते हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया। ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया, इन 4 नेशन से मिलकर के आपका ये क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग फोरम बनाया गया है। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि क्वाड किसने प्रपोज किया था क्वाड का बनना, तो हम कह सकते हैं जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, 2007 में इन्होंने क्वाड के फॉर्मेशन को प्रपोज किया था, इंक्लूडिंग इंडिया। तो क्वाड के रिस्पेक्ट में ये 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो आपको पता होनी चाहिए कि क्वाड लीडर समिट अगर पूछा जाए 2024 की कहां पर हुई है, तो ये आपकी इंडिया में होगी। और क्वाड इन्वेस्टर समिट, जिसे क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क, ये आपका क्वाड से रिलेटेड एक टर्म है, ध्यान रखिएगा। इट इज अ नेटवर्क ऑफ इन्वेस्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स अक्रॉस क्वाड कंट्रीज। जो क्वाड नेशंस है उसमें जो इन्वेस्टर्स होंगे उनका एक ग्रुप बनाया गया है जिसे क्वीन बोला गया है। तो क्वीन इज एसोसिएटेड विद क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क। ठीक है, इसी तरह अगर हम क्यूपोरा की बात करें तो क्यूपोरा क्या है? इट इज नथिंग बट अ क्वाड इंडो पैसिफिक ओशियन रिसर्च अलायंस। तो ये दोनों टर्म आपको याद रखना होगा कि किससे रिलेटेड है? क्वाड से रिलेटेड है। और क्वाड की लीडर समिट आपकी कहां पर हुई है? तो कहां पर होगी? तो आप कह सकते हैं 2024 में इसे इंडिया होस्ट करेगा। वहीं पर अगर हम क्वाड की समिट की बात करें, क्वाड समिट 2023, तो ये जापान ने होस्ट किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला न्यूज है हमारे पास ऑपरेशन करुणा। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया है, किस कंट्री को मदद करने के लिए? तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोन मोचा ने म्यांमार और बांग्लादेश की टेरिटरीज को बहुत ज्यादा हिट किया है। बहुत डिवास्टेटेड साइक्लोन था साइक्लोन मोचा, इसे सुपर साइक्लोन की संज्ञा दी गई है। इसका नामकरण यामिन ने किया है, ध्यान रखिएगा। और ये म्यांमार में जो इसने तबाही मचाई है उसको असिस्ट करने के लिए, या उसको आप कह सकते हैं उसके रिजोल्यूशन में इंडिया के द्वारा यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन करुणा। इंडियन नेवी की कौन कौन सी शिप इसमें इन्वॉल्व है? तो शिवालिक,
कमूरता, सावित्री और घड़ियाल, ये इंडियन नेवी की 4 शिप्स हैं जो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। इसके अलावा फ्रेंड जो साइक्लोन मोचा है, इसने बांग्लादेश की एक टेरिटरी है कॉक्स बाजार, जिसको आप कह सकते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप, जो कॉक्स बाजार है, ये पूरा इसने तबाह कर दिया है बांग्लादेश में। और म्यांमार में जो रखाइन स्टेट है, जो कि रोहिंग्याज रिफ्यूजी का आप कह सकते हैं जहां से बिलोंग करते हैं, म्यांमार में इस टेरिटरी को साइक्लोन मोचा ने तबाह किया है। इवन जो कॉक्स बाजार है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप जो है, यहां पर भी मिलियंस ऑफ रोहिंग्याज को शेल्टर प्रोवाइड किया गया था। तो साइक्लोन मोचा ने एक तरह से देखा जाए तो इनको टारगेट कर करके यहां पर इस पूरी टेरिटरी को तबाह किया है। तो इसी के रिजोल्यूशन में या इसी के हेल्प में आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन करुणा इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा न्यूज है सेकंड कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20। ये कहां पर हुई है? तो सेकंड कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग आपकी भुवनेश्वर में हुई है, ध्यान रखिएगा। इसमें थीम क्या थी? तो हम कह सकते हैं कल्चर यूनाइट्स ऑल, इसकी थीम थी। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट सैंड आर्ट एग्जीबिशन भी लगाया गया था, और ये सैंड आर्ट किसके द्वारा बनाया गया है? तो पद्मश्री अवार्डी सुदर्शन पटनायक के द्वारा सैंड आर्ट बनाया गया था पूरी बीच उड़ीसा पे, ठीक है। तो पूरी बीच पे सैंड आर्ट बनाया गया था, जिसको नेशनल रिकॉग्निशन मिला है। इसके बाद फ्रेंड्स इसी सेकंड कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग में उड़ीसा के कुछ ट्राइबल डांस का परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज किया गया। तो ट्राइबल डांस कौन कौन से थे उड़ीसा के? तो हम कह सकते हैं सिंगारी, संबलपुरी, ओडिसी और गोटीपुआ। गोटीपुआ नाम बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इट इज नथिंग बट अ ट्राइबल डांस एसोसिएटेड विद उड़ीसा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला न्यूज है हमारे पास साइक्लोन मोचा को लेकर के। तो ये कहां पर ओरिजिनेट हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इसका ओरिजिन है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये ओरिजिनेट हुआ है। यमन ने इसका नामकरण किया है साइक्लोन मोचा का। यमन ने इसका नामकरण मोचा क्यों किया है? तो ध्यान रखिएगा, मोचा रेड सी पर एक पोर्ट सिटी है। रेड सी यानी कि लाल सागर पे ये एक पोर्ट सिटी है, बंदरगाह आप कह सकते हैं क्षेत्र है मोचा, इसी के नाम पर इसी साइक्लोन मोचा का नाम रखा गया है। इवन यहाँ पर ये जो पोर्ट सिटी है, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस कैफे भी मौजूद है, जिसको कैफे मोचा बोला जाता है। तो इस कैफे का नाम दे दिया गया है यमन के द्वारा इस साइक्लोन को। फ्रेंड्स ये साइक्लोन्स जो होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं और टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। साइक्लोन दो तरह के होते हैं। अगर ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन्स जनरेट होते हैं, अरेबियन सी ऑफ बे ऑफ बंगाल में, तो उसे हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। अगर आपका मिड लेटीट्यूड्स में साइक्लोन जनरेट होते हैं, तो उसे हम टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नाम देते हैं। तो फ्रेंड जो साइक्लोन्स होते हैं, स्पेशली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, आप कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध या नदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा जाता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइक्लोन टर्म को सबसे पहले किसने कॉइन किया था? तो हम कह सकते हैं कि हेनरी पेडिंगटन, इन्होंने साइक्लोन टर्म सबसे पहले दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगली न्यूज है हमारी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक मूर्ति का अनावरण किया है। तो ये मूर्ति ब्रॉन्ज की है और 42 इंच बड़ी है, ध्यान रखिएगा। इसको स्कल्पचर किसने किया है? तो इट इज स्कल्प्टेड बाय पद्म भूषण अवार्डी श्री राम वांजी सुतुर के द्वारा इसे बनाया गया है। 42 इंच की महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है और इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में हिरोशिमा में किया है। और ये साइट किसके नजदीक है? तो आप कह सकते हैं मोतो यासु रिवर है आपका, वहां पर ये मौजूद है। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मौजूद है यूनेस्को की, तो उसको हम लोग बॉम्ब डोम के नाम से जानते हैं। इसके दो और नाम है, जैसे गेंगबाकू डोम या फिर एटॉमिक बॉम्ब डोम, ठीक है। तो ये हिरोशिमा में हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चाइना ने हाल ही में अपना पहला सिविलियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजने का प्लान बनाया है। इनका नाम क्या है? तो गुई हाईशाओ। ये चाइना के पहले सिविलियन एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस में भेजे जाएंगे। और स्पेस में चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसका क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका है तिएंगोंग स्पेस स्टेशन। ये टी शेप स्पेस स्टेशन है जो चाइना का स्पेस स्टेशन है। अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें आपकी टोटल कितनी कंट्रीज हैं? तो नासा मतलब यूएस इन्वॉल्व है, रॉसकॉस्मोस मतलब रशिया इन्वॉल्व है, यूरोपियन यूनियन आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी से बिलोंग करता है, और सीएसए मतलब कैनेडियन स्पेस एजेंसी और जापान। तो इतने कंट्रीज इन्वॉल्व है टोटल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इसके अलावा चाइना का अपना इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन भी मौजूद है, जिसे तिएंगोंग के नाम से जाना जाता है। 2030 तक चाइना अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पर उतारने का प्लान कर रहा है, ठीक है। तो ये भी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला न्यूज है हमारा इंडिया कनाडा मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स के ऊपर। तो इंडिया कनाडा मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये आपका छठा संस्करण था एनडीटीआई का, और ये कहां पर हुआ है? तो ओटावा कनाडा में हुआ है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स इंडिया और कनाडा के बायलैटरल रिलेशंस की बात करें तो ट्रेड में जो ट्रेड इन गुड्स जो है, गुड्स में जो ट्रेड हुआ है इंडिया और कनाडा के बीच में, ये $12 बिलियन पे पहुंच गया है 2022 में। पेंडेमिक के बाद, कोरोना पेंडेमिक के बाद आप कह सकते हैं इतना बड़ा इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस बने हैं $12 बिलियन के, ये दोनों ही कंट्रीज के लिए सराहनीय और सिग्निफिकेंस है। फ्रेंड्स इंडिया ने हाल ही में कनाडा की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनको इनवाइट किया है और बोला है कि हमारे यहाँ जो कैंपस है वहां पर आप अपने इंडिपेंडेंट कैंपस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ये भी एक स्टेप लिया गया है, और आप कह सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में इंडिया और कनाडा के बीच में ये एक इंपॉर्टेंट डील हुई है। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कौन कौन से प्रावधान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसका एम क्या था? तो हम कह सकते हैं मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। मेकिंग इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ये एम था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसीज इंडिया में लाई गई है वो आपकी 1968 और 1986 में लाई गई है, 2020 से पहले, ध्यान रखिएगा। और अगर टारगेट की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टारगेट सेट किया गया था कि वी हैव डन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वी हैव टू डू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। जो जीईआर है हमें वो 2030 तक 100% बनाना है, ये इसका एम था। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये की गई थी कि जो करंट 10+2 पैटर्न है हमारा, उसको हम एक्सचेंज कर देंगे किससे, या रिप्लेस कर देंगे किससे? 5-3-3-4 से। तो 5 + 3 + 3 + 4 में क्या था? तो आप कह सकते हैं कि
3 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये पहला वाला 5 एप्लीकेबल है। इसमें प्री स्कूल प्लस क्लास 1 और क्लास 2 इन्वॉल्व है। जो अगला 3 है वो हम कह सकते हैं क्लास 3, 4, 5 के लिए है, और उसके बाद फिर अगला जो 3 है वो हम कह सकते हैं 6, 7, 8 के लिए है, और 4 में आपका 9 to 12 इन्वॉल्व है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका 5, 3, 3, 4 सिस्टम है जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला न्यूज़ है हमारे पास कॉर्पेट। अब कॉर्पेट इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है। ध्यान रखिएगा, इट इज अ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इन बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। इसको कॉर्पेट बोला गया है। ये इसका 35वां संस्करण था। 35th एडिशन कहां पर हुआ है? तो आपका अंडमान सी में आयोजित किया गया है। और इंडिया का जो एक विजन है, विजन ऑफ सागर, जो कि आपका है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस विजन का ही एक पार्ट है आपका इंडिया और थाईलैंड के बीच में कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जो होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में आई ड्रोन के द्वारा एक सक्सेसफुल ट्रायल किया गया है, रन ऑफ ब्लड बैग डिलीवरी। तो ब्लड बैग को डिलीवर किया गया है आई ड्रोन इनिशिएटिव के तहत। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की जो एक संस्था है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके द्वारा ये कंडक्ट किया गया है। तो आई ड्रोन स्टैंड्स फॉर व्हाट? आईसीएमआर ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि इट वाज कैरीड आउट इन डिफिकल्ट जियोग्राफिकल टेरेन्स इंक्लूडिंग लैंड, आइलैंड, फुटहिल्स एंड अक्रॉस द हिल्स। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा, वहां पर जो हमारे डिफिकल्ट टेरेन्स है, कोई अगर पहाड़ है तो वहां पर अगर मैं कोई मेडिकल रिलेटेड सप्लाई पहुंचाना है और वो अनएक्सेसिबल प्लेस है, तो वहां पर हम ड्रोन की मदद लेंगे और ड्रोन की सहायता से वहां पर वो चीज पहुंचा दी जाएगी। पेंडेमिक टाइम पर, कोरोना टाइम पर आईसीएमआर के द्वारा एक और इंपॉर्टेंट काम किया गया था आई ड्रोन के द्वारा ही। हम कह सकते हैं कि जो वैक्सीन है कोरोना की, उनको जो अनरीचेबल या अनएक्सेसिबल प्लेसेस हैं वहां पर पहुंचाया गया था आसानी से। तो वो भी एक सक्सेसफुल ट्रायल था। और फिर ब्लड बैग जो है उसको पहुंचाया गया है, आप कह सकते हैं किसी रिमोट लोकेशन पे। तो ये ट्रायल किसके द्वारा किया गया है? इट इज कंडक्टेड बाय आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, व्हिच वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला हमारे पास न्यूज है प्रोजेक्ट स्मार्ट। इट इज ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो प्रोजेक्ट स्मार्ट क्या है? तो फ्रेंड्स, इट इज नथिंग बट अ स्टेशन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम विच इज अलोंग द महसर प्रोजेक्ट। महसर प्रोजेक्ट क्या था हमारा? तो हम कह सकते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के तहत जो भी स्टेशन डेवलप किए जाएंगे, उनको डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट स्मार्ट, ठीक है। इसीलिए इसे स्टेशन एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इसी में फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और जापान के इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी कि जीका के मध्य एक एमओयू साइन किया गया है। और इस एमओयू के अनुसार 4 हाई स्पीड रेल स्टेशन डेवलप किए जाएंगे। तो वो 4 स्टेशन कौन से हैं? तो एक आपका है साबरमती, सूरत, ये गुजरात में दोनों हैं, और विरार और थाने ये आपके मुंबई में है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें साबरमती जो है ये ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट्स के तहत बनाया जाएगा, और सूरत, विरार और थाने ये आपके ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट्स के तहत डेवलप किए जाएंगे। अब ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट और ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जो पहले से किसी बने हुए स्ट्रक्चर को दोबारा मॉडिफाई डेवलप करने के लिए किया जाता है। तो मतलब जो साबरमती हमारा स्टेशन है ये पहले से बना हुआ है, इसको स्क्रैच से नहीं बनाया जा रहा है, तो इसलिए पहले से बना है, इसको मॉडिफाई करेंगे, इसलिए इसे हम ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। वहीं पर सूरत, विरार और थाने इन तीनों में ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट है, मतलब इन्हें स्क्रैच से डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला न्यूज़ है हमारे पास, इंडिया और इजराइल के मध्य इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया इजराइल के मध्य इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एमओयू साइन किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम आर्म इंपोर्ट्स की बात करें, तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स फ्रॉम इजराइल। मतलब इजराइल से जितने वेपन्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, उसका 40% अकेले इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर कुछ डिफेंस डील्स की बात करें इंडिया और इजराइल के बीच में, तो आपको याद होगा फैल्कन एवॉक्स, जो कि एक एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। ये हमने इजराइल से लिया था। कुछ ड्रोन इजराइल से हमने लिए हैं, जैसे उसमें आपका हिरॉन है, सर्चर 2 है, इसके अलावा हरूप। तो हिरान और हरूप ये दोनों आपके इजराइल से ड्रोन लिए गए थे। बराक के बारे में आप सभी को पता है, जो कि एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और स्पाइडर की बात करें तो ये क्विक रिएक्शन एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, जो कि हमने इजराइल से लिया है, ठीक है। तो ये कुछ डिफेंस डील्स है। टू स्टेट सोल्यूशन ये पर्टिकुलर टर्म किस चीज से रिलेटेड है? तो ध्यान रखिएगा, इट इज एसोसिएटेड विद इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उससे रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी है, टू स्टेट सोल्यूशन। एंड इट वुड एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट अलोंगसाइड इजराइल, ठीक है। तो ये एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट एस्टैब्लिश कर रहा है इजराइल के साथ साथ, टू स्टेट सोल्यूशन जो है, इसीलिए इसको टू स्टेट फॉर टू पीपल भी कहा जाता है। अब ये क्या है और ये कैसे आया? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1947 में यूएन का जो पार्टीशन प्लान था, इजराइल के लिए, उसके बाद बहुत सारा मिलिट्री एक्शन और वायलेंस हुआ इन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। फाइनली 1991 में यूएस के मीडिएटरशिप पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस। ध्यान रखिएगा, मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस। और उस कॉन्फ्रेंस में ही अमेरिका ये टू स्टेट सोल्यूशन लेकर के आया इजराइल और पैलेस्टीन के लिए, ठीक है। तो ये तो था आपका टू स्टेट सोल्यूशन। अब कुछ मैप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इजराइल के मैप की बात करें, तो इजराइल का जो मैप है वो कुछ इस तरह से है, आप देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर आपका क्या है? तो यहां पर है आपका मेडिटेरेनियन सी, जो आप भूमध्य सागर कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद इजराइल के ईस्ट में जो कंट्री मौजूद है ईस्टर्न बॉर्डर पे, वो है आपका जॉर्डन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जॉर्डन के साथ इजराइल की जो टेरिटरी बाउंड्री बना रही है उसे हम बोलते हैं वेस्ट बैंक।
और मेडिटेरेनियन सी के साथ जो टेरिटरी बाउंड्री बना रही है उसे हम बोलते हैं गाजा स्ट्रिप, ध्यान रखिएगा। बोथ ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ द इजराइल, ठीक है। गाजा स्ट्रिप बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी एंड इजिप्ट, ध्यान रखिएगा मेडिटेरेनियन सी और ये गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के साथ भी बाउंड्री बनाता है। इजिप्ट आप मैप में देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा। वेस्ट बैंक आपका जॉर्डन के साथ बाउंड्री बनाता है। इवन जो हम डेड सी के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो डेड सी आपका आप कह सकते हैं वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच में कॉमन बाउंड्री बनाता है डेड सी। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपका है डेड सी। तो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। ये जो हम फिलिस्तीनियन स्टेट की बात कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक, ध्यान रखिएगा। सिविलियन फिलिस्तीनियन जो रहते हैं वो आपके वेस्ट बैंक के कुछ पार्ट में रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला न्यूज है हमारे पास एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023। तो एशियान और इंडिया के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है 2023 की, उसे एम 2023 का नाम दिया गया है। एंड आफ्टर टेकिंग द पार्टिसिपेशन इन दिस एक्सरसाइज, इंडिया बिकम्स द फोर्थ एशियन डायलॉग पार्टनर आफ्टर रशिया, चाइना एंड यूएस। चौथा एशियन डायलॉग पार्टनर बन गया है इंडिया, रशिया, चाइना और यूएस के बाद। तो हम कह सकते हैं इंडिया भी एशियन +1 मैरीटाइम एक्सरसाइज होल्ड करेगा। तो ये एम 2023 वाला एक्सरसाइज कहां पर हुआ है? तो ये आपका सिंगापुर में हुआ है। एग्जाम के लिए ये हमारे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज है 76 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। 76वां संस्करण जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का हुआ है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। एंड इट इज एड्रेस्ड बाय, डोंट फॉरगेट एंड प्लीज रिमेंबर, आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा इसको एड्रेस किया गया, एड्रेस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स इसकी थीम क्या थी? तो WHO@75, ठीक है, सेविंग लाइफ ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। तो ये पूरी इसकी थीम थी, WHO@75 सेविंग लाइफ ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्ituaries हैं, देख लेते हैं। तो हाल ही में कोल्हापुर में महात्मा गांधी जी के ग्रैंडसन थे आपके अरुण गांधी, इनका निधन हुआ है एट द एज ऑफ 89। मार्टिन एमिस और समरेश मजुमदार, ये दोनों लोग हाल ही में इनका निधन हुआ है और ये दोनों ही राइटर्स थे, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये पर्सन किस फील्ड से एसोसिएटेड है। तो मार्टिन एमिस और समरेश मजुमदार ये राइटर्स थे। टीना टर्नर ये आपकी अमेरिकन बॉर्न सिंगर थी, तो मतलब ये सिंगर थी, ध्यान रखना है आपको। इन्हें क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल भी कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 हम देखते हैं। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का किसे मिला है? तो ये आपके लियोनेल मेसी हैं जो कि अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं। अगर वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 की बात की जाए तो ये शेली एन फ्रेसर को मिला है जो कि एक जमाइकन स्प्रिंटर है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड अर्जेंटीना मेंस फुटबॉल टीम को दिया गया है, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी, ये अवार्ड दिया गया है कैथरीन डी ब्रूनर को, ये स्विट्जरलैंड की एथलीट है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पुलित्जर प्राइज 2023 की बात करें तो ये आपका पब्लिक सर्विस कैटेगरी वाला ही हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पुलित्जर प्राइज 2023 ये आपके एसोसिएटेड प्रेस को दिया गया है फॉर मिस्टिस्लाव चार्नोव। मिस्टिस्लाव चार्नोव के लिए एसोसिएटेड प्रेस को पुलित्जर प्राइज 2023 दिया गया है। इसके अलावा ये पुलित्जर प्राइज आप कह सकते हैं मलोलेत्का, स्टेपनेन्का और हिनानंद, इन तीनों लोगों को करेजियस रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है ड्यूरिंग रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, या फिर आप कह सकते हैं रशिया का यूक्रेन के ऊपर जो आक्रमण हुआ था उसके दौरान इन्होंने करेजियस रिपोर्टिंग की थी, तो इन्हें यह प्राइज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यूनेस्को गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023। यूनेस्को गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 आपका 3 लोगों को मिला है और ये तीनों लोग ही जर्नलिस्ट हैं, ईरान के जेल में बंद थी। कौन कौन है? तो नीलोफर हमीदी, ईला मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। नीलोफर हमीदी, ईला मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। यूनेस्को गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्राइज है, अगला हमारे पास अवार्ड है वर्ल्ड फूड प्राइज 2023। ये आपका हैदी कुन को मिला है, ध्यान रखिएगा, हैदी कुन। एंड शी वाज द फाउंडर ऑफ कैलिफोर्निया बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रूट्स ऑफ पीस, ठीक है। तो ये रूट्स ऑफ पीस की फाउंडर हैं हैदी कुन, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला हमारे पास है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को प्रदान किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला है? नटराजन चंद्रशेखरन, और ये टाटा सन्स या फिर आप कह सकते हैं बोर्ड ऑफ टाटा सन्स के चेयरमैन है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 का किसको मिला है? तो जॉर्जी गॉस्पडनोव को। जॉर्जी गॉस्पडनोव को किस लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है? तो हम कह सकते हैं टाइम शेल्टर के लिए, ठीक है। और ये प्राइज जॉर्जी गॉस्पडनोव शेयर कर रही है किसके साथ? तो एंजिला रोडेल के साथ। तो मतलब जॉर्जी गॉस्पडनोव और एंजिला रोडेल, इन दोनों लोगों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। एंजिला रोडेल ने क्या किया है कि ये जो टाइम शेल्टर नॉवेल है इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आईफा अवार्ड्स की बात कर लें 2023 के, तो यहां पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है दृश्यम 2 को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है आर माधवन को फॉर रॉकेटरी द नाम बी इफेक्ट, ठीक है। अगला है हमारे पास बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल में, यह अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। वहीं पर बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल की हम बात करें तो यह अवार्ड मिला है ऋतिक रोशन को फॉर विक्रम वेधा। बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स विजुअल या वीएफएक्स हम कह लें तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा को अवार्ड दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा की बात की जाए तो ये अवार्ड दिया गया है कमल हसन को। तो ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है एज फार एज अवर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ मीटिंग कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस की बात करेंगे। तो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 ये आपका न्यू दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया है। इंटरनेशनल मैटरनल न्यूबॉर्न हेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 ये आपका केप टाउन साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया है। रेंज कंट्रीज की जो मीटिंग हुई है ऑन द कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, ये भी आपका न्यू दिल्ली में हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली
ये आपकी जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है और थीम इसकी क्या थी, WHO at 75 सेविंग लाइफ ड्राइविंग हेल्प फॉर ऑल। ध्यान रखिएगा ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इट इज नथिंग बट वी कैन से दैट पार्ट ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन समिट, ये आपका पपुआ न्यू गिनिया में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये हमारे लिए, बिकॉज इट इज को चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन समिट, ये आपका पपुआ न्यू गिनिया PNG में हुआ है एंड विच इज को चेयर्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट हमारे पास 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर, ये भी आपका न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब कुछ डिफेंस की बात करेंगे हम फ्रेंड्स। तो इंडिया इंडोनेशिया के बीच में बाइलेटरल एक्सरसाइज होती है समुद्र शक्ति 2023 और ये हाल ही में कहां पर आयोजित की गई है, तो ये इंडोनेशिया में आयोजित की गई है। 2023 का जो संस्करण है, चौथा संस्करण समुद्र शक्ति का, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में इंडोनेशिया में ही आयोजित किया गया है। इसके बाद तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर 35th एडिशन की बात करें, कॉर्पेट का 35th एडिशन इंडिया थाईलैंड के बीच में होता है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है ये एक, ठीक है। ध्यान रखिएगा 35th एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट, तो ये आपका इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। इसके बाद फ्रेंड्स से एम 2023 ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एम 2023 ये आपका साउथ चाइना सी में हुआ है, ध्यान रखिएगा। इट इज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज इन बिटवीन एशियन कंट्रीज एंड इंडिया, इसको एशियन प्लस 1B इसलिए कहा जाता है, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स की एक्सरसाइज ओरिएंट 2023, तो एक्सरसाइज ओरिएंट 2023 इज ट्रिनियल एक्सरसाइज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस का ये ट्रिनियल एक्सरसाइज है आर्म्ड फोर्सेज का, ओरिएंट 2023। उसके बाद फ्रेंड्स अगर अजय वरियर, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, 3 मार्कर क्वेश्चन है कि 7वां संस्करण अजय वरियर का, जो कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, यूके और इंडिया के बीच में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एंड रिसेंटली इट इज कंडक्टेड एट सेल्सबर्ग प्लेन्स इन यूके। ध्यान रखिएगा सेल्सबर्ग प्लेन्स यूके में ये एक्सरसाइज हाल ही में कंडक्ट की गई है, अजय वरियर 2023 इन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर ने इंडियन एयरफोर्स के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है, कहां पर, चंडीगढ़ में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए, इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहां पर बनाया गया है, तो हाल ही में चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश ने हाल ही में सी हैरियर म्यूजियम का उद्घाटन किया है, विच इज डेवलप्ड बाय विशाखापट्टनम मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा रीजनल न्यूज के मद्देनजर। फ्रेंड्स लीमा 2023 हाल ही में मलेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें 30 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है। लीमा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लंकवी इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन। तो ये आपका 16वां संस्करण था लीमा 2023 का, जो मलेशिया में आयोजित किया गया है। 30 नेशंस के साथ इंडिया ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। हाल ही में ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है, सरफेस टू सरफेस 4th जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल, इसका नाम क्या है, तो खैबर नाम आप याद रखिएगा या फिर खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज कितनी है, 2000 किलोमीटर की, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप कुछ डिजास्टर्स और एक्सीडेंट्स की बात करेंगे। तो हाल ही में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो एक्टिव वोल्केनो है वो इरप्ट हुआ है, तो कौन सा वोल्केनो है, तो माउंट एटना। माउंट एटना कहां पर है, इटली में है, ध्यान रखिएगा। इटली का जो सिसिली पार्ट है वहां पर मौजूद है माउंट एटना एंड विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। सुपर टाइफून जो मावर है ये कहां पर आया है, तो ये आपका गुआम में आया है, जो कि यूएस की एक टेरिटरी है पैसिफिक ओशन में, ठीक है। अभी 1-2 साल पहले आपको पता होगा कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में टेंशन क्रिएट हुई थी इसी पर्टिकुलर आइलैंड को लेकर के, गुआम को लेकर के, ठीक है। तो सुपर टाइफून मावर जो है आपका गुआम को हिट किया है, जो कि यूएस की टेरिटरी है। उसके बाद फ्रेंड्स हाल ही में एक दुखद घटना हुई है, IAF इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 क्रैश हुआ है, कहां पर, तो ये आपका राजस्थान में हुआ है। ध्यान रखिएगा जो इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 है, इट इज रिसेंटली क्रैश्ड इन राजस्थान। हाल ही में फ्रेंड्स न्यू कैलिडोनिया पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है, न्यू कैलिडोनिया में 7.7 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजी और हेरिटेज के तौर पर हम देखेंगे 2 पॉइंट्स। तो आप कह सकते हैं कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है, यहां पर 2000 साल पुराने मॉडर्न सोसाइटी के रिलिक्स हमें प्राप्त हुए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहां पर है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है और हाल ही में यहां से 2000 साल पुराने मॉडर्न सोसाइटी के रिलिक्स हमें प्राप्त हुए हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं कि इजिप्टियन पोर्ट सिटी है आपकी बेर्निके, इजिप्टियन पोर्ट सिटी है बेर्निके, जो कि आप कह सकते हैं रेड सी के कोस्ट पर है, ठीक है। यहां से हमें 1900 साल पुरानी महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति मिली है, ठीक है। तो इजिप्टियन पोर्ट सिटी है बेर्निके, जो कि रेड सी के कोस्ट पर एक पोर्ट सिटी है और यहां से 1900 साल पुरानी हमें एक महात्मा बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। उसके बाद ऑपरेशन त्रिनेत्र, ठीक है। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है ये आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा चलाया गया है। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर का जो राजौरी फॉरेस्ट एरिया है वहां पर एक आतंकी विस्फोट के कारण 5 आर्मी के जवान और एक मिलिट्री रैंक ऑफिसर, 5 आर्मी के जवान शहीद हो गए और एक मिलिट्री रैंक के ऑफिसर घायल हो गए। तो इसी के कारण आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन त्रिनेत्र फॉर सर्च ऑपरेशन टू ट्रैक टेररिस्ट, ठीक है। टेररिस्ट या आतंकवादियों को सर्च करने के लिए ये आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया है इन खांडी फॉरेस्टेड एरिया जम्मू एंड कश्मीर राजौरी डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स कोच्चिन पोर्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको हाल ही में प्रेस्टिजियस सागर श्रेष्ठ अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है, 2023 के लिए बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। और ये अवार्ड इसे क्यों दिया गया है, फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑफ कोचिन पोर्ट इन हैंडलिंग ड्राई बल्क एंड लिक्विड बल्क कार्गो वेसल्स। तो कोचिन पोर्ट को हाल ही में सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023 प्रोवाइड किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ठीक है। अब फ्रेंड्स कुछ रीजनल न्यूज हम देखेंगे जल्दी। तो सबसे पहला न्यूज आ रहा है हमारा आंध्र प्रदेश से। विशाखापट्टनम में हाल ही में अडानी ग्रुप ने वाईजैक टेक पार्क सेटअप किया है। तो ये पार्क किसके द्वारा सेटअप किया गया है, तो अडानी ग्रुप के द्वारा सेटअप किया गया है।
ठीक है। सुखाश्रय स्कीम किस राज्य से बिलोंग करता है? तो इट इज द स्कीम ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश की एक स्कीम है, सुखाश्रय स्कीम, एंड इट इज फॉर प्रोटेक्टिंग द ऑर्फन्स राइट। ठीक। अगला है फ्रेंड्स, कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिया है? तो सिद्धारमैया ने शपथ लिया है। त्रिपुरा टूरिज्म का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कह सकते हैं सौरभ गांगुली। ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में राजस्थान के नागौर जिले में लिथियम के एक बहुत बड़े रिजर्व को डिस्कवर किया है। तो ये दूसरी डिस्कवरी है विद रिस्पेक्ट टू लिथियम। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के बहुत सारे ढेर सारा रिजर्व हमें मिला था। तो वी कैन से दैट राजस्थान वुड बी द सेकंड स्टेट इन इंडिया विद ह्यूज रिजर्व्स ऑफ लिथियम आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर हम इंडिया का टारगेट देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिस्पेक्ट में, तो आप देखेंगे कि इंडिया का टारगेट है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पेनिट्रेशन को 30% तक इंक्रीज करना है बाय 2030। ठीक है, तो ये टोटली किसके ऊपर रिलाई करता है? लिथियम के ऊपर, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी होती है वो लिथियम की बनी होती है। ठीक है, तो लिथियम के रिजर्व फाइंड होने का मतलब है कि हम ये टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हैं। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए लिथियम के सबसे ज्यादा डिपॉजिट कहां पर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि पूरे वर्ल्ड का 50% डिपॉजिट केवल साउथ अमेरिका में मौजूद है, और उस पर्टिकुलर एरिया को हम लिथियम ट्रायंगल का नाम देते हैं। इसमें 3 कंट्री शामिल है, 3 देश शामिल हैं। पहला आपका अर्जेंटीना है, दूसरा बोलीविया और तीसरा चिले है। तो अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले ये 3 कंट्रीज हैं जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारे पास यहां पर पॉइंट है, हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 22,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन प्रोवाइड करने की घोषणा की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स तेलंगाना स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला इंडिया का या भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका तेलंगाना है। ठीक है, हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट के ही द्वारा एक इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, उसका नाम क्या है? गीता कर्मिकुला बीमा। और ये किसके लिए है फ्रेंड्स? तो ये टॉडी टैपर्स के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इट इज फॉर टॉडी टैपर्स। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है फॉर टॉडी टैपर्स, गीता कर्मिकुला बीमा। हाल ही में नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन, जिसको होम्योकॉन 2023 भी कहा जाता है, ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये आपका उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन होम्योकॉन 2023, इट वाज रिसेंटली हेल्ड एट उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में 600 एकड़ पर या 600 हेक्टेयर पर आप कह सकते हैं लॉजिस्टिक क्लस्टर डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम गेम्स की बात करेंगे। तो गेम्स में सबसे पहला हम लेके चल रहे हैं टेनिस। टेनिस में फ्रेंड्स मैड्रिड ओपन मेंस सिंगल 2023 का टाइटल किसे मिला है? तो कार्लोस अल्काराज, और ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। मैड्रिड ओपन मेंस सिंगल 2023, तो ये आपका दिया गया है कार्लोस अल्काराज को, और ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल की बात करें हम 2023 की, तो ये मिला है आर्याना सबलांका को। आर्याना सबलांका कहां से हैं? तो ये बेलारूस से हैं। ठीक है, कंट्रीज भी अब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि एग्जाम में कंट्रीज भी पूछ देते हैं कि ये पर्टिकुलर प्लेयर किस कंट्री से एसोसिएटेड है। तो मैड्रिड ओपन मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज, मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल ये आपका आर्याना सबलांका। इसके बाद फ्रेंड्स इटालियन ओपन 2023 मेंस सिंगल किसने जीता है? तो डैनियल मेडवेडेव। ठीक है, मेडवेदेव, डैनियल मेडवेदेव इनका नाम है, ये रशिया से बिलोंग करते हैं। इटालियन ओपन वुमेन सिंगल 2023 ये किसने जीता है? तो ये एलेना रबियांका ने जीता है, राबियाकीना ने जीता है। एलेना राबियाकीना, ये आपके कजाकिस्तान की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2023 सुदीर्मन कप किस कंट्री ने जीता है? तो ये आपका चाइना ने जीता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सुदीर्मन कप 2023 ये चाइना ने जीता है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द किस गेम से एसोसिएटेड है? तो ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है सुदीर्मन कप। इसके बाद फ्रेंड्स मलेशिया मास्टर सुपर 500 मेन सिंगल ये एचएस प्रणॉय ने जीता है, और ये हमारे यहाँ के शटलर हैं, बैडमिंटन खेलते हैं इंडिया से। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम चेस की बात करेंगे। 82nd चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये आपके हैं वुपाला प्रणीत। ठीक है, वुपाला प्रणीत आप कह सकते हैं 22वें चेस ग्रैंड मास्टर हैं। इसके बाद फ्रेंड्स फार्मूला 1 मियामी जीपी 2023 ये आपका मैक्स वेस्टपेन ने जीता है। मैक्स वेस्टपेन, यही हालांकि फार्मूला 1 की ज्यादातर रेसेस इन्होंने जीती हैं, मैक्स वेस्टपेन नहीं, ये आपके डच बेल्जियन है। ठीक है, तो फार्मूला 1 मियामी जीपी 2023 ये आपका मैक्स वेस्टपेन ने जीता है। इसी तरह मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 भी आपका मैक्स वेस्टपेन ने ही जीता है। ठीक है, और ये किस टीम या फिर आप कह सकते हैं कि रेडबुल से एसोसिएटेड है। मैक्स वेस्टपेन जो है ही इज एसोसिएटेड विद रेडबुल। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आप कुछ मिसलेनियस हम लोग देखते हैं गेम्स में। तो 37th नेशनल गेम्स 2023 ये आपका कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये आपके गोवा में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ठीक है, और इसमें पहली बार गटका मार्शल आर्ट इंक्लूड किया गया है। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि गटका मार्शल आर्ट सबसे पहली बार इंक्लूड हुआ है 37th नेशनल गेम्स 2023 में, जो कि गोवा में आयोजित हुए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 ये आपकी साउथ कोरिया में हुई है। ठीक है, और यहाँ पर बिंदेरानी देवी ने 2 सिल्वर मेडल जीता है, और जिमी ने 1 सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो बिंद्रयानी देवी आप याद रखिए 2 सिल्वर मेडल जीती हैं, और एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 आपकी साउथ कोरिया में हुई है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के प्रेसिडेंट हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आर एन जयप्रकाश को स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हाल ही में नियुक्त किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आईटीटीएफ वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 ये आपका कहां पर हुआ है? तो ये आपका साउथ अफ्रीका में हुआ है, और इसमें ओवरऑल कौन सी कंट्री विक्टोरियस साबित हुई है? तो आप कह सकते हैं चाइना 5 स्वर्ण पदकों के साथ या 5 गोल्ड मेडल्स के साथ ये पूरा टूर्नामेंट जीती है, चैंपियनशिप जीती है। आईटीटीएफ वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 जो कि आपका साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया है।
इसके बाद फ्रेंड्स अब हम आईपीएल 2023 की बात कर लें, ठीक है। तो ये कहां पर हुआ है? अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। विनर इसमें कौन सी टीम थी? तो चेन्नई सुपर किंग्स। आई होप आप सभी को पता होगा, चेन्नई सुपर किंग ये आपकी विनर हुई थी। उसके बाद फ्रेंड्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला था? तो ये आपका मिला था शुभमन गिल को, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये आपके हैं शुभमन गिल। उसके बाद फ्रेंड्स ऑरेंज कैप फॉर हाईएस्ट रन गेटर, ये भी आपको शुभमन गिल को ही दिया गया था। तो मतलब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन होगा? जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा, और वो प्लेयर कौन है? तो हम कह सकते हैं शुभमन गिल। और ये किस टीम से खेलते हैं? तो गुजरात टाइटन से खेलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो शुभमन गिल है ये आपके गुजरात टाइटन से खेलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर पर्पल कैप की बात करें तो एज हाईएस्ट विकेट टेकर के तौर पर ये अवार्ड दिया जाता है पर्पल कैप। तो ये आपका दिया गया है मोहम्मद सामी को, ये आपके गुजरात टाइटंस के हैं, ठीक है। गेम चेंजर ऑफ द सीजन अवार्ड आपका शुभमन गिल को मिला है। इमर्जिंग प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल हैं, इनको दिया गया है, ठीक है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड यशस्वी जायसवाल, और ये राजस्थान रॉयल्स से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स फेयर प्ले ऑफ द सीजन अवार्ड ये आपका दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया है। और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड आपका मिला है ग्लेन मैक्सवेल को, ठीक है। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड किसको दिया गया है? तो ग्लेन मैक्सवेल को दिया गया है। आईपीएल 2023 की हम बात कर रहे थे। अब इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ न्यूज देखते हैं। तो रेल विकास निगम को हाल ही में 9 रत्ना का स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट की हम बात करें तो हाल ही में इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो हम देखेंगे कि रिकॉर्ड 26.6% की बढ़ोतरी हुई है सर्विस एक्सपोर्ट में, ठीक है। अब हमारा जो सर्विसेज है उसका एक्सपोर्ट कितना हो गया है? तो $322 बिलियन का हम सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 के अनुसार। इसी तरह अगर सर्विस इंपोर्ट की बात करें फ्रेंड्स तो ये भी आपका 22.2% तक बढ़ा है, और ये हो गया 179.7 बिलियन डॉलर। तो अगर हम ट्रेड सरप्लस की बात करें, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट है, तो हमारे पास ट्रेड सरप्लस होगा, और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 142.5 बिलियन डॉलर। तो ये हमारा ट्रेड सरप्लस है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स हाल ही में कर्नाटका को मोस्ट इनोवेटिव स्टेट के लिए रैंकिंग की गई है। कर्नाटका वुड बी द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन इंडिया बाय नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-2022। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अनुसार कर्नाटका हमारे देश में सबसे ज्यादा इनोवेटिव स्टेट है, ध्यान रखिएगा कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर गोल्ड रिजर्व्स की बात करें तो 2023 में ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स कितना है इंडिया के पास? तो 794.6 टन ऑफ गोल्ड, 794.6 टन ऑफ गोल्ड ये हमारा ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व है 2023 में। अब ये क्यों बढ़ा है? तो हम कह सकते हैं आरबीआई ने जो गोल्ड परचेज किए हैं उसके कारण ये बढ़ा है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट आप देखेंगे तो उसमें जो गोल्ड प्राइसेस हैं उसमें भी इन्फ्लेशन आपको दिखा है, इंक्रीज दिखा है, ठीक है। अगर पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व की बात करें तो ये किस कंट्री का है? ये है आपका यूएस का। गोल्ड रिजर्व के मामले में इंडिया की कौन सी रैंकिंग है? तो वो आपकी 9th रैंकिंग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर ग्रोथ ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी की बात करें 2022-23 के लिए, तो ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस विच वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो एनएसओ है ये डाटा तैयार करता है, कौन सा? ग्रोथ ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें तो हमारा 5.1% इंक्रीज हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2022-23 में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इट इज ग्रू बाय 4.5%। हाईएस्ट ग्रोथ में कहां पर दिखा है? तो कैपिटल गुड्स में दिखा है 12.9% का। लोएस्ट ग्रोथ में कहां पर मिला है? तो कंज्यूमर गुड्स में मिला है 0.5% का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो कि 1 पॉइंटर बन सकते हैं स्पेशली फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी, जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है हमारा उसमें ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ग्रोथ रेट जो है 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज का, उसमें हम जो 8 इंडस्ट्री कैलकुलेट करते हैं कौन कौन सी हैं? तो एक आपकी कोल हो गई, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपकी हो गई क्रूड ऑयल, तीसरे नंबर पे नेचुरल गैस, चौथे नंबर पे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, पांचवें पे हमारी हो जाएगी फर्टिलाइजर, स्टील हो जाएगी छठे पे, सीमेंट हो जाएगा 7वें पे, और इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा 8वें नंबर पे। ध्यान रखिएगा ये मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं हमारे इंडिया की, ठीक है। एंड दे इश्यूड एट 7.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है। जो कि आप कह सकते हैं 2021-22 से कम हुआ है, पहले आपका 10.4% था, अब ये आ गया है 7.6%। अगर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखें तो वो हमें कोल सेक्टर में दिखा है 14.8% का। नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें किस सेक्टर में दिखाई दिया है? तो आपका क्रूड ऑयल है -1.7%, ठीक है। उसके बाद अगर कोर इंडस्ट्रीज या कोर सेक्टर की हम बात करें फ्रेंड्स तो की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज जो है हमारी दे हैव 40.27% वेट इन द ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो टोटल हमने अभी आईआईपी डिस्कस की है उसमें जो हमारा कोर सेक्टर ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका कितना पोर्शन से वो शेयर करती हैं? तो हम कह सकते हैं 40.27%। ये टोटल 8 इंडस्ट्रीज मिलकर के आईआईपी में अपना बनाती हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें, देखिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या गोल्ड रिजर्व्स हो गए, आईआईपी हो गया, इंडस्ट्रियल जो आपके कोर इंडस्ट्रीज हैं, ये डाटा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा। तो फ्रेंड्स अगर इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें हम, ठीक है, तो इंडिया का एक्सपोर्ट राइज हुआ है 6.7% तक, मतलब जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो $450.4 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। वहीं पर अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट भी बढ़े हैं आपके 16.5% तक, और ये हो गए हैं आपके $714 बिलियन, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर इंपोर्ट जो है, जो इंपोर्ट है इट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, और जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है तो यहां पर हमें होता है ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड
डेफिसिट। अब ये ट्रेड डेफिसिट निकालने के लिए हमें इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट को घटाना पड़ता है। तो ऐसा जो ट्रेड डेफिसिट अब देखिए निकलेगा, वो निकलेगा $236.6 बिलियन का। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड डेफिसिट है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आगे बढ़ते हैं तो इंडिया के अगर सर्विसेज के एक्सपोर्ट की हम बात करें तो ये आपका 26.6% तक बढ़ा है। मतलब सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है, अभी हमने पहले भी देखा था कि $322.17 बिलियन हो गया है। ठीक है, ग्रोथ इन एक्सपोर्ट टू द यूरोपियन यूनियन एंड यूएस। ध्यान रखिएगा हमारे एक्सपोर्ट्स कहां पर बढ़े हैं हाल ही में, तो हम देखेंगे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में, यहां पर हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, वहीं पर फ्रेंड्स अगर हम साउथ ईस्ट नेशंस की बात करें, ठीक है, तो वहां पे इंडिया के या फिर नॉर्थ ईस्ट नेशंस की बात करें, वहां पर इंडिया के एक्सपोर्ट कम हुए हैं। क्यों कम हुए हैं, अभी उसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीदरलैंड जो है नाउ इट हैज इमर्ज्ड एज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर यूएस एंड यूएई। मतलब अमेरिका और यूएई के बाद अब नीदरलैंड जो है इट वुड बी द इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या बन गया है, नीदरलैंड। नंबर 1 पे हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां पर करते हैं, तो यूएस में करते हैं। नंबर 2 पे हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां पर करते हैं, तो यूएई में करते हैं। और तीसरे नंबर पे अब हम नीदरलैंड में करते हैं 2022-23 के अनुसार। ठीक है, इसी तरह अगर इंडिया के टॉप 4 ट्रेडिंग पार्टनर्स की हम बात करें 2022-23 में, तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पे आपका आता है चाइना, थर्ड नंबर पे यूएई और चौथे नंबर पे अब आ गया है नीदरलैंड। ठीक है, तो ट्रेडिंग पार्टनर का मतलब हुआ कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो कंट्रीज के बीच में कितना हो रहा है। तो ऐसे सबसे नंबर 1 पे है अमेरिका। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, 11.05% हम ट्रेड करते हैं अमेरिका से। चाइना जो है 9.76% के साथ सेकंड नंबर पे है। यूएई थर्ड नंबर पे है और नीदरलैंड चौथे नंबर पे है। तो ये आपके इंडिया के 4 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अब फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में हमारे ट्रेड कम क्यों हुए, एक्सपोर्ट्स कम क्यों हुए हैं, तो हम कह सकते हैं थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसे। तो सबसे पहला कारण तो आप देखेंगे कि जीरो कोविड पॉलिसी टेकन बाय चाइना। इसके कारण जो इंडियन गुड्स का डिमांड था वो कम हो गया है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, क्योंकि चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी अपना ली है। इसके बारे में हम डिटेल में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जापान और साउथ कोरिया ये जो अपने डायमंड या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स हैं, जो ये इंडिया से करते थे, है ना, अब ये रशिया से करने लगे हैं, जापान और साउथ कोरिया। ठीक उसी तरह अगर हम इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की बात करें साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में, तो वहां पर आप देखेंगे कि डेट और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस चल रही है। उन कंट्रीज में डेट और फॉरेक्स क्राइसिस चल रही है। तो इसके कारण भी उन्होंने आप कह सकते हैं उन कंट्रीज में जो नॉन इसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उनको घटा दिया गया है। ठीक उसी तरह अगर हम श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश को देखें तो यहां पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। तो यहां पर भी जो नॉन इसेंशियल इंपोर्ट्स होगा इन कंट्रीज का, वो इन्होंने कम कर दिया होगा। यहीं पर आप देखें अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है। रशिया यूक्रेन जो कंफ्लिक्ट था, वॉर था, उसके तहत रशिया यूक्रेन और बेलारूस में जो हमारे एक्सपोर्ट थे उसमें कमी आई है। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका की बात करें तो युगांडा, मालावी, यहां पर हमारे फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट जो थे वो रिड्यूस हो गए हैं। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जो थे वो रिड्यूस हो गए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में अभी इंडिया के ऊपर डब्ल्यूएचओ ने एक एलिगेशन लगाया था कि इंडिया की कोई कंपनी है कफ सिरप की, उसके द्वारा बनाए गए कफ सिरप पीने के कारण सेंट्रल अफ्रीका में कुछ बच्चों की मौत हो गई है। ठीक है, तो ऐसा एलिगेशन डब्ल्यूएचओ ने लगाया। हालांकि बाद में इसको इन्होंने रेक्टिफाई भी किया और भारत को इस एलिगेशन से बाहर भी किया, लेकिन इसका इंपैक्ट तो भारत के जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर उस पर पड़ा ही। ठीक है, तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो गए हैं सेंट्रल अफ्रीका से। तो ये कारण है फ्रेंड्स, मेन जो एक्सपोर्ट हमारे कम है जहां जहां पर, तो कम होने के ये बेसिकली कारण है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमी में कुछ मिसलिनियस पार्ट है, जैसे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको आलपिन या यूएल पिन भी कहा जाता है। ये 14 डिजिट का नंबर है एंड इट इज नथिंग बट डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसका ही एक पार्ट है यूएल पिन, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स सिडबी ने हाल ही में मिशन 50 के EV4 लॉन्च किया है। ईसीओ किस लिए लॉन्च किया है? टू बूस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए मिशन 50 के EV4 किसने लॉन्च किया है? सिडबी ने लॉन्च किया है। साथ ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी पोर्टल। तो ये साथ ही पोर्टल किस मिनिस्ट्री का है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आर्म इंपोर्टर्स की बात करें, इंडिया द लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर ऑफ व्हाट, तो हम कह सकते हैं टॉप 3 सप्लायर्स ऑफ आर्म्स। इंडिया में जो टॉप 3 सप्लायर्स हैं आर्म्स के वो कौन कौन है? तो पहले नंबर पे रशिया है, दूसरे नंबर पे फ्रांस है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है। मतलब हम जो हथियार खरीदते हैं वो सबसे ज्यादा रशिया से खरीदते हैं, उसके बाद फ्रांस का नंबर आता है और फिर आपका यूएस आ जाता है। ठीक है, रशिया अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ आर्म इंपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, 1/3 ऑफ रशिया एंड फ्रांस एक्सपोर्ट्स गो टू इंडिया। ध्यान रखिएगा, रशिया और फ्रांस का जो 1/3 एक्सपोर्ट है वो इंडिया में ही आता है, आर्म एक्सपोर्ट। ठीक है, अमेरिका जो है, ध्यान रखिएगा, इट इज द टॉप ग्लोबल आर्म सपोर्टर। जो अमेरिका है ये पूरे दुनिया में आर्म सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है।